अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का चैप्टर केमिस्ट्री का लिक्विड एंड सॉलिड हमने स्टार्ट किया हुआ है। लिक्विड एंड सॉलिड में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की चौथी टाइप है, जिसको हम इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि दो तरह की फोर्स होती है। एक होती है डायपोल डायपोल फोर्स, जो कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की पहली टाइप को डिस्कस किया था। ये हमारे पास है चौथी टाइप, जिसको हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अगर उसकी बात करें डायपोल डायपोल फोर्स की, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अगर इसकी बात करें तो इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स की, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो ये वाली फोर्स है वो वीक होती है किससे? डायपोल डायपोल फोर्स से। तो ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है ये वीकर होती है किससे? वीकर देन डायपोल डायपोल फोर्स, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। क्लियर? अच्छा, अब हमने जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करना है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इस फोर्स पे, मतलब इस फोर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या इस फोर्स को ज़्यादा वीक बनाते हैं। अभी हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है, दो ही फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। एक होगा साइज ऑफ एटम और एक हमारे पास होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इन दोनों फैक्टर्स पर हम पूरे लेक्चर को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहले हम साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। साइज ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स किन के दरमियान होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। तो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही उठाने हैं। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन्स हैं, कौन? हैलोजन्स कौन से ग्रुप से हैं? ग्रुप 17 या ग्रुप 7A से। क्लियर? ये जो हैलोजन्स हैं ये सब के सब क्या है? नॉन पोलर हैं। क्या है? नॉन पोलर हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिनीन। एस्टिनीन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, इसकी मिकदार बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसको हमने आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में हमने तैयार किया हुआ और ये स्टेबल नहीं है। जो मेन ये है इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन किस फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं साइज ऑफ एटम्स। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी ट्रेंड्स पढ़े होंगे, ग्रुप में ट्रेंड्स और पीरियड में ट्रेंड्स, कैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। फिर भी मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब देखो, जब ये ग्रुप में है तो ग्रुप में हमेशा कैसे मूव करेंगे? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इस तरह। जब ये ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो मीन्स के इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एटॉमिक साइज जो है, एटम का साइज, वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ये एटॉमिक साइज इंक्रीज कैसे होता है? अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स में अगर पहले पीरियड की बात करें तो पीरियड्स में शेल्स सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता है। क्लियर? अगर दूसरे पीरियड की बात करें तो पूरे दूसरे पीरियड में शेल्स एक जैसे रहेंगे, दो ही शेल्स रहेंगे। बस इजाफा किस चीज़ का होगा? इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होगा। अगर तीसरे पीरियड की बात करें तो तीसरे पीरियड में 3 ही शेल्स रहेंगे,
तो इजाफा किस चीज़ का होगा? इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में कौन सी चीज़ सेम रहती है? इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। चीज़ कौन सी बढ़ती है? शेल्स बढ़ते हैं। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में कौन सी चीज़ सेम रहेगी? इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, शेल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। स्टूडेंट गौर से सुनना इस लेक्चर को। अच्छा, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इन दोनों एलिमेंट्स को मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अगर फ्लोरीन की बात करें तो ये हमारे पास फ्लोरीन का एटम है। इसके पहले शेल में डुप्लेट रूल, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दूसरे शेल में कितने आएंगे? पीछे कितने रह गए? 7 रह गए, तो ये 7 आ गए। क्लियर? तो ये हमारे पास 9 पूरे हो गए। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम ही रहते हैं। अच्छा, अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। दूसरे शेल की बात करें तो दूसरे शेल में कितने आएंगे? 10 आएंगे। हमने 17 पूरे करने हैं। फिर तीसरा शेल ड्रॉ करेंगे तो तीसरे शेल में कितने आएंगे? 7 आएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम है। इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इजाफा किस चीज़ का हो रहा है? शेल का इजाफा हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहे हैं। जब शेल इंक्रीज होंगे तो मीन्स के जो एटम का साइज है वो भी क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा। क्लियर? इसी तरह हमारे पास आयोडीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 35 है। तो शेल्स बढ़ेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में सेम रहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये फैक्टर, ये जो साइज ऑफ एटम है, ये इस पर असरअंदाज कैसे होता है, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये इसके कितने शेल्स हैं? सिर्फ 2 शेल्स हैं। कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। अगर देखा जाए इसके कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। इसी तरह ब्रोमीन के 4 शेल्स होंगे। आयोडीन के कितने शेल्स होंगे? 5 शेल्स होंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो कि ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल पे, ये एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर को पूरा सुनोगे तो समझ आएगी आपको, अदरवाइज इसकी समझ नहीं आनी। पहले इसको देखो। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर लगा के उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। क्लियर? अब देखो, इधर सिर्फ 2 शेल्स हैं तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी। इधर 3 शेल्स हैं तो इधर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगाएगा। अब तीसरा शेल दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर भी लगा रहा है, लेकिन क्या है? कम है। क्या है? कम है। इसी तरह हमारे पास ब्रोमीन की बात करें, इसमें 4 शेल्स हो जाते हैं। चौथे शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। अगर 5 आयोडीन की बात करें तो 5 शेल्स हो जाएंगे, लेकिन 5वें शेल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। मीन्स के वो खींच के तो रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन एटम का साइज बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है, बैलेंस शेल है हमारे पास, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो मीन्स के जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। क्लियर? अब ये इफेक्ट कैसे करती है इस पे? एक टर्म है पोलराइजेबिलिटी। क्या टर्म है? पोलराइजेबिलिटी। इसको समझना स्टूडेंट। इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक पोलर आ रहा है, एक आ रहा है एबिलिटी। पोलर का मतलब होता है मीन्स के उसके क्या होंगे? पोल्स होंगे। क्या होंगे? पोल्स होंगे।
एबिलिटी किसे कहते हैं? सलाहियत को। अच्छा, पोलराइजेबिलिटी उसको कहते हैं जिसके पास सलाहियत हो क्या करने के लिए? पोल्स पैदा करने के लिए, उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्लियर? पोलराइजेबिलिटी ऐसी हद को कहते हैं जहां पे क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्टॉर्शन हो सकती है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा है, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब चार शेल्स हो जाएंगे उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। क्लियर? अब देखो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको डिस्टर्ब करना आसान है बनिस्बत इसके। क्यों? क्योंकि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है क्योंकि शेल्स की तादाद बढ़ गई है। जब शेल्स की तादाद बढ़ गई है तो अब उसकी खींचने की जो सलाहियत है वो भी कम हो गई है। जब कम हो गई है उनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करना, डिस्टॉर्ट करना वो इजी है। क्लियर? अब अगर बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन में कितने शेल्स होते हैं? 5 शेल्स होते हैं। ये अब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? अब इस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, लेकिन ये तो काफ़ी दूर है। ये देखो ये काफ़ी दूर है, लेकिन इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी बनिस्बत कम है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करना या इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करना वो इजी है। तो पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं? उस हद को कहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से पोल्स क्रिएट होते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं? ऐसी सलाहियत को कहते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो क्या करती है? पोल्स क्रिएट करती है। क्लियर? अच्छा, अगर हम पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो जब ये टॉप टू बॉटम मूव करेगी तो ये क्या करेगी? पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज कैसे होगी? ये देखो, अब इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन कम है, इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन ज़्यादा है। इनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करना इजी है बनिस्बत इसके। ठीक हो गया? अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से पोल्स क्रिएट होते हैं। क्लियर? अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्लियर? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे पोल्स क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पे पोल्स क्रिएट करना थोड़ा इजी है। इस वजह से पोलराइजेबिलिटी अप टू डाउन क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसकी कम होगी, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। क्लियर? मीन्स के आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की उससे कम, गैस की उससे कम। क्लियर? तो ये हमारे पास था साइज ऑफ एटम जो इफ़ेक्ट करता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स पे। मीन्स के आयोडीन जहाँ पोल्स क्रिएट हो गए वहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी? लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ब्रोमीन की बात करें इधर उससे वीक होगी, क्लोरीन की बात करें उससे और कम होगी, फ्लोरीन की बात करें सबसे कम लंदन डिस्पर्शन फोर्स मीन्स के फ्लोरीन में होगी। ये वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो पोल्स क्रिएट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी पोल्स क्रिएट होंगे, फिर उसी तरह क्योंकि ये नॉन पोलर है ना। अब नॉन पोलर को हम पोल्स इसके बना रहे हैं तो ये पोल्स बनेंगे लेकिन टेम्परेरी। हमने कहा था कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है ये मोमेंटरी फोर्स है, ये आर्जी तौर पर फोर्स होती है, फिर ये क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है। थोड़े वक्त के लिए होती है, फिर क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग किधर है? जहाँ पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज है। इंक्रीज क्यों है? क्योंकि फोर्स शेल्स की तादाद बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई?
कम होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करना हमारे लिए इजी हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, उसी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मींस के लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर, पहला फैक्टर क्लियर हो गया। दूसरे फैक्टर की तरफ आए। दूसरा फैक्टर है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इधर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही तकरीबन कम होता है, 0.1 का डिफरेंस होता है। तो 0.5 से कम जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए तो वो नॉन पोलर में ही गिना जाता है। इस वजह से हाइड्रोकार्बन को नॉन पोलर में गिना जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है इथेन। इथेन का फार्मूला है C2H6। और इसी तरह हम एक और ले लेते हैं हेक्सेन, उसका फार्मूला है C6 और H12 13 14। इसी तरह ही अभी हम स्ट्रक्चर करते हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये देखो इथेन, इधर कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 6 हैं। क्लियर। हेक्सेन में कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 14 है। अब देखो, जहां पे एटम ज्यादा होंगे तो वहां पे मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा। अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें इथेन का, तो इथेन का फार्मूला इस तरह ड्रा होता है। ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास है इथेन। अगर हम हेक्सेन की बात करें तो ये हमारे पास है हेक्सेन। क्लियर। स्टूडेंट्स, गौर से सुनना इस लेक्चर को, तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बता आपको समझ आ जाए। अब ये देखो, इसमें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। और इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है। अब मैंने कहा कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। इधर एटम्स कम है, इस वजह से मॉलिक्यूल का साइज भी क्या है, कम है। इधर एटम ज़्यादा है, इस वजह से मॉलिक्यूल का साइज भी क्या है, ज़्यादा है। तो जब एटम्स ज़्यादा होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये देखो, एटम ज़्यादा हो गए तो लॉन्ग चेन बना रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का साइज क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है तो उसके पास इतनी जगह होती है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है -88.6 डिग्री सेल्सियस। अगर हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 68.7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब देखो कि हमारे पास जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो इसके पास इतनी एबिलिटी होगी, इतनी सलाहियत बढ़ जाएगी कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जब साइज मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने की वजह से उसके पास क्या होती है, जगह ज़्यादा हो जाती है, उसके पास एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्लियर। इसी को हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स।
अब क्या होती है कि जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, एबिलिटी बढ़ जाएगी अट्रैक्शन की। जब एबिलिटी अट्रैक्शन की बढ़ जाएगी कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जब ये अट्रैक्ट कर सकते हैं मीन्स के वहां पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मीन्स के इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम अप टू डाउन, अब ये देखो इथेन है, इथेन के बाद अगर हम बात करें प्रोपेन की, ब्यूटेन की, पेप्टेन की, हेक्सेन की, अभी ये हेक्सेन है। अच्छा, अब जब ये ऊपर से नीचे मूव करेगा तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है। क्यों मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है? क्योंकि एटम्स की तादाद बढ़ रही, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि एटम मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, अगर एटम्स की बात करें तो इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसकी बनिस्बत? फ्लोरीन की बनिस्बत। क्लियर? अगर हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और इथेन किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। किससे? किसके मुकाबले में? गैस के मुकाबले में। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जब साइज ऑफ एटम बढ़ता है उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा मींस के लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो दो फैक्टर आपने याद रखनी है कि जब साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो वहां पे लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है वहां पे भी लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, आप पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को ये नीचे दिया गया बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कर दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो वक्त पे आपको मिल सके और आपका फ़ायदा हो सके। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। फिर भी अगर मुझ में कोई कमी है या कहीं पे मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता दें, मैं इस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।